क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखेंगे क्या है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। आर्थर लिमिटेड हैड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। प्रॉफिट कितना है? 90,000 फॉर द ईयर। कुछ मेंशन नहीं तो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग, उसे बोल भी दिया आफ्टर आफ्टर टैक्स और बाकी सब आफ्टर टैक्स है तो गुड वो सब एक्सपेंसेस तो राइट ऑफ हो ही गए होंगे। तो बेसिकली आपको टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, तो ये क्या है? प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें कोई डाउट? अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल दे रखा है, गुडविल रिटर्न ऑफ होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दे रखा है। मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग 18,000 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ लॉस ऑफ 17,000। ठीक है जी, अच्छा लग रहा है पढ़ के। और क्या में दे रखा है? बैलेंस शीट दे रखी है, मतलब एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं कि कुछ आइटम्स दे रखे हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल आपका करंट एसेट होता है, तो पहले तो हाईलाइट करो कि ये पहले प्रीवियस ईयर है फिर करंट ईयर है। कभी करंट ईयर पहले दे रखा होता है तो हमेशा वो हाईलाइट कर देना चाहिए। तो 16 से 20 हुआ, करंट एसेट्स आपके बढ़ गए। स्टॉक 12 से 15 से 12 हुआ तो करंट एसेट्स गिर गए। कैश एट बैंक कैश इक्विवेलेंट है। अकाउंट्स पेएबल 11 से 9 हुआ तो करंट लायबिलिटी गिर गई। एक्सपेंसेस पेबल 5 से 6 हुए, करंट लायबिलिटीज बढ़ गई। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 6 से 4 हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 6 से 4 हुआ। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो खैर अलग ही ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, तो वो भी एक सेपरेट ट्रीटमेंट हो जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। और आपको प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर प्रीवियस ईयर। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो एक क्वेश्चन हमारा, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मांगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पहले तो देखेंगे अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, कि हमें वर्किंग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं? कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, आपको नीचे भी दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स 2 बैलेंस, और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट हुई ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा, पहली चीज। दूसरा, एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और एसेट कुछ बेचा भी है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो आप एसेट का अकाउंट भी बनाएंगे। तो 2 अकाउंट्स बनेंगे इसमें, 2 तो बनेंगे ही बनेंगे। बट सर ये भी तो देखो ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, तो लैंड भी बिकी होगी। लैंड की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड की बात कर रहा है, तो वो तो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। क्या होती है वो? नहीं, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन भी तो हो सकती है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन, ध्यान रखेंगे वो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम की तरह, इन्वेस्टिंग इनकम की तरह ट्रीट होगी। चलो, क्वेश्चन इजी है, मजेदार, इजी की कैटेगरी में डालूंगा मैं इसे। अभी आपके सामने देखेंगे, ये मजेदार क्वेश्चन होते हैं कि काश ऐसे आए, क्योंकि अगर आए तो कर वही पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट मुश्किल नहीं है कोई। चलो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और दूसरा अकाउंट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक, प्रोविजन फॉर टैक्स, इट इज अ लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 6,000, क्लोजिंग बैलेंस 4,000। बट सर हम तो करंट ईयर का एड बैक कर देते हैं और प्रीवियस ईयर का माइनस कर देते हैं, फिर ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हम करंट ईयर का एड बैक कर देते हैं अज्यूमिंग कि वो करंट ईयर प्रोविजन है, हम प्रीवियस ईयर का माइनस कर देते हैं अज्यूमिंग कि जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन है वो करंट ईयर में पे हुआ होगा। ये अजम्पशन तब ले सकते हैं जब हमें बस ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। अब जब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वाज ओनली 3,000, तो फिर आप करंट ईयर प्रोविजन 6,000 या 4,000 कैसे मान सकते हो? फिर तो ये अकाउंट के बैलेंसेस हैं, जरूरी नहीं कि पूरी ट्रांजैक्शन इस साल में वही हुई है। उन्होंने स्पेसिफाई करा कि इस साल प्रोविजन
एक सेकंड, ओपनिंग बैलेंस। इस साल प्रोविजन कितना क्रिएट करा उन्होंने बताया। प्रोविजन क्रिएट करने की जनरल एंट्री क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बढ़ गया तो क्रेडिट हो गया, क्रेडिट साइड पे आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या है ये, करंट ईयर प्रोविजन कितना, 3000। पहले से 6000 का प्रोविजन था, आपने 3000 का और प्रोविजन क्रिएट करा, तो आपके पास तो 9000 का प्रोविजन होना चाहिए, आपके पास सिर्फ 4000 का ही क्यों है, कुछ ना कुछ टैक्स पे कर दिया होगा, यस और नो। तो ये क्या है, टैक्स पेड, बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 5000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट क्लियर है, इजी है, ठीक है। दूसरा अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपको बैलेंसेस दे रखे हैं सारे। क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन हो रहा, जब भी एसेट अकाउंट बनाएंगे, जब भी एसेट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग 18,000, स्पेसिफाई करा हुआ है उन्होंने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो आई रिपीट माय क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी के केस में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नो आइडिया, हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा सर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो बैलेंसेस दे रखे होंगे ओपनिंग और क्लोजिंग, और एसेट विल बी मेंटेन्ड एट कॉस्ट, एसेट अकाउंट विल बी मेंटेन्ड एट कॉस्ट। यहाँ पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी, पहली बात नेट वैल्यू, नेट वैल्यू मतलब डेप्रिशिएटेड वैल्यू। दूसरी बात यहाँ पे कहीं पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस नहीं दे रखे, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा। लेकिन सर फिर ये क्या है, बेटा ये इंफॉर्मेशन होती है कि हमने कोई चीज कॉस्ट खरीदी थी 40,000 की, उस पे आज तक इतनी डेप्रिसिएशन लगी है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि आप प्रॉफिट और लॉस निकाल पाए। सर यहाँ तो लॉस ऑलरेडी गिवन है तो सेल वैल्यू निकाल पाए, तो ये इंफॉर्मेशन है, अकाउंट का बैलेंस नहीं है। बात समझ आई, बी केयरफुल। ये इनके पास ना पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये एक चीज होगी आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो कि बहुत इजी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनिशियली। अगर ध्यान देंगे तो फिर दोबारा नहीं होंगे ना सेम चीज पे, एक चीज पे बार बार कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर आपको वो चीज समझ नहीं आई, तो रिवाइंड, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम अलाउड है, आगे नहीं। चलो, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस 130, क्लोजिंग 94, ओपनिंग एसेट है टू बैलेंस BD 130, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना 94। अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या दी। मशीनरी को हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है करंट ईयर का, नहीं दे रखा, अगर दे रखा होता तो वहां पे आता क्रेडिट साइड पे, बट दे नहीं रखा उन्होंने। उन्होंने क्या दे रखा है, मशीनरी कॉस्टिंग 40, accumulated depreciation thereon being 18,000 was sold at a loss of 17,000, लॉस दे रखा है, सेल वैल्यू नहीं दे रखी, तो आप सेल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सेल वैल्यू दे रखी होती तो लॉस कैलकुलेट करते। अब ध्यान से देखना, सर हमें क्या करनी है सेल वैल्यू, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है, अभी देख लेना कहाँ यहाँ पे कैसे काम आएगी। कॉस्टिंग 40, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सेल वैल्यू ऑफ मशीनरी, कॉस्ट कितनी है 60, कॉस्ट 40, डेप्रिसिएशन 80, कॉस्ट 40, accumulated depreciation till date 18, तो बुक वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट तो कितनी हो गई 22,000। 22,000 की चीज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 17,000, तो 22,000 की चीज 17,000 के लॉस पे बेची, तो सेल वैल्यू क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू माइनस लॉस, 22 माइनस 17, 5,000। कोई भी डाउट, क्लियर। चलो
अब क्या हुआ, अब हमें दे रखा है बाय बैंक अकाउंट, सेल वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 5000, बाय 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 नहीं, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, लॉस ऑन सेल, ये भी गिवन है, कितना है 17,000, 17,000, कोई डाउट? सर मैच तो नहीं कर रही इंफॉर्मेशन, कर रही है क्या? हमें क्या नहीं दे रखा, क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग में करा रहा है, क्रेडिट साइड मतलब एसेट कम होने के रीजन दो ही हो सकते हैं, या तो एसेट डेप्रिशिएट होता है या एसेट बिका होगा, तो जो बिका वो तो आ गया, तो बचा क्या बैलेंसिंग फिगर, डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग फिगर, तो 130 माइनस 14,000। इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट, फर्स्ट टाइम ठीक है, गलती हो सकती है, बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन मुश्किल नहीं है एसेट अकाउंट के। तभी मैंने कहा था 21 आप कर ही कब पाएंगे, इन्वेस्टिंग करने के बाद, तो ऑपरेटिंग के टाइम में 21 मैंने टच भी नहीं करा, कोशिश भी नहीं करी आपको एक्सप्लेन करने की, तो आई होप इट इज क्लियर ना। एसेट अकाउंट क्लियर, इंफॉर्मेशन जो हमने डिराइव करी वो क्लियर। चलो अकाउंट्स बन गए, अब जल्दी से रॉकेट की स्पीड पे हम करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट 90,000। अब आपकी मर्जी है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं, और यहाँ पे भी बेटर रहता है वर्किंग नोट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 90,000, एड प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर 3,000, ओके, गुडविल यहाँ नहीं आएगा, प्रॉफिट यहाँ नहीं आएगा। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड दो बैलेंसेस दे रखे हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, क्या करेंगे पी, क्या करेंगे, दो बैलेंसेस दे रखे हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, कोई बीच में बोलेगा नहीं, बोले आप ओके। क्या करेंगे रोमित, 12,000, और फिर कहाँ पे माइनस होता है, आगे जाके, ठीक है। जय, प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे, करंट ईयर का इग्नोर करेंगे, क्यों? क्योंकि करंट ईयर का तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे होगा, तो वो तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी जो करंट ईयर का है वो तो नेक्स्ट ईयर में पे होगा, क्योंकि उसमें वो सर प्रपोज डिविडेंड मतलब फाइनेंशियल ईयर के बाद वो होता है, मैं बाद में जाके तो प्रपोज करता हूँ। खुल नहीं रहा मैसेज जिसने भी लिखा है, कोई, आप क्या बोलेंगे? ओके, करंट ईयर का क्यों नहीं करेंगे? सर करंट ईयर में इसलिए करेंगे क्योंकि करंट ईयर का डिविडेंड हमारे एजीएम मीटिंग में डिक्लेयर हुआ होगा, और वो एजीएम मीटिंग हमारे नेक्स्ट ईयर में होगी, तो वो हमारे प्रॉफिट्स को तो कम कर देगा, लेकिन कैश बैलेंस को कम नहीं करेगा। प्रॉफिट्स को कम कर दिया होगा उसने करंट ईयर के 31 मार्च 2022 एंडेड के प्रॉफिट्स को कम कर दिया क्या? मतलब कि नए प्रॉफिट्स को नए कैश बैलेंस दोनों को निकालना, तो प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे और करंट ईयर का यूज करेंगे। कितनी बार बताइए ये बात मैंने? कम से कम, ज्यादा बार भी हो सकती है। करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड इग्नोर किया जाता है, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो ना तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को अफेक्ट किया होगा, ना ही मेरे कैश बैलेंस को अफेक्ट किया होगा। करंट ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड इज कंप्लीटली इग्नोर्ड, previous year dividend is added back because it will be paid, it will affect my cash balance, but it is not an operating activity, it is a financing activity. Proposed dividend current year का 12,000 हम इग्नोर कर देंगे, 10,000 ऐड होगा,
प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, बुक को कर देंगे बंद, विच इज 10,000। ओके, तो इनका कोई लेना देना नहीं है। क्या कोई जनरल रिजर्व है? नहीं है। क्या कोई रिफंड ऑफ टैक्स है? नहीं। सर बोलो। जो टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमने, प्रोविजन फॉर टैक्स 3,000 के लिए 4,000 क्यों नहीं नीचे? अकाउंट बनाया ना, तो जब हम 4,000 कब लेते थे कि सर हम तो लेते थे ना करेंट ईयर का ऐड कर दो और प्रीवियस ईयर का माइनस कर दो, तो हम इसलिए लेते थे कि कोई और इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, केस 1, we assume that the current year, the closing balance is the current year, closing balance is the current year provision, and the opening balance is the previous year provision which must have been paid during the year. वो assumption होती थी when no specific information is given, but here specific information is given and we have dealt with provision for tax separately, all the cases, yes or no? So we will add only the current year provision, which is 3,000. Tax paid will be deducted at the end. Okay, no general reserve, no interim dividend, no refund. तो net result क्या आ गया? Net profit before tax and extraordinary items. Some of the answers which I got today are disappointing. मतलब it clearly indicates कि आपका format ही perfect नहीं है. So that is the basic requirement of cash flow statement. Why are we doing 10 to 15 questions of operating activities and 10 to 15 questions of investing activities? To increase our speed, not to understand the format. Format can be done from 1 or 2 questions as well. Multiple questions are being done for increasing the speed and retaining. कोई बात नहीं, but accept, identify your weak areas and work on them. Don't ignore them. Net profit before tax and extraordinary item. मैं आपको बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक भी गलती हुई कहीं भी आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है ना बेटा? तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, तो बी केयरफुल। चलो, एड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग expenses, add non-cash non-operating expenses, non-cash non-operating expenses. तो हमें क्या दे रखा है? amortization of goodwill, amortization of goodwill कितना है? 12,000. प्रॉफिट ऑन सेल यानी आएगा, माइनस होगा डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कैलकुलेट किया ना हमने बैलेंसिंग में कर, कितना आया था? 14,000, यस और नो? 14,000. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विच वाज 17,000. ठीक है जी। तो और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? ये वर्किंग कैपिटल चेंज है, वर्किंग कैपिटल कुछ और है नहीं, और कुछ है नहीं, बाकी सारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं। क्लियर? कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है? नहीं है। कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ या कोई भी शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000. क्या कोई डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड? नहीं है। कोई और नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो ये क्या आया? इसके नीचे लाइन नहीं खींचते, ऊपर लाइन खींचते हैं। कुछ लोग इसमें नीचे भी लाइन खींच देते हैं। नीचे लाइन खींचने का मतलब आपने अकाउंट को क्लोज कर दिया है। दिस विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन नाउ, बट दिस
अमाउंट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि जो भी ऐड और लेस हो रहा है वो 141 में हो रहा है, तो 141 के नीचे लाइन मत खींचना, प्लीज ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें तो लगता है ना कि अब हम जब एग्जाम में नीट बना रहे हैं तो हम हर जगह लाइन खींच देते हैं, तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऐड, क्या ऐड? increase in current liabilities and decrease in current assets. तो increase in current liabilities, decrease in current assets, तो स्टॉक गिरा 12 से 15, decrease in stock 3000, स्टॉक आ गया। एक्सपेंसेस पेबल बढ़े, करंट लायबिलिटीज 5 से 6 1000, इंक्रीज इन क्या है? एक्सपेंसेस पेबल 1000 से लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ओके, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गए 4000 से, इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल 4000, नेगेटिव आ गया। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल कितना? श्योर, अकाउंट्स पेबल, एक्सपेंसेस पेबल, अकाउंट्स पेबल, ठीक है। वेरीफाई करना चाहूंगा, क्योंकि एक भी चीज रह गई तो गलत हो जाएगा, और जब आंसर गलत होगा तो टीचर के ऊपर है कि वो ढूंढे कि क्यों गलत हुआ या आगे बढ़ जाए। आंसर सही हुआ तो भी उनके पास ऑप्शन होगा पूरे दे दें या देखें कि बीच में कोई गलती तो नहीं हुई। तो अगर सही होगा तो नॉर्मली वो एक टिक मारेंगे और पूरे नंबर दे देंगे। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कैश फ्लो में हमेशा कि परफेक्ट आंसर देंगे। वेरिएशंस बहुत लिमिटेड है कैश फ्लो में। जो भी बात घूम फिर के रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैंने इतनी सारी इसमें एडजस्टमेंट्स यूज करी, क्या एक भी आइटम नया आया? क्या एक भी चीज नहीं आई? तो एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो, वेरिएशन बहुत लिमिटेड है, वेरिएशन बहुत लिमिटेड है। डिसएडवांटेज, इट इज अ लेंथी कॉन्सेप्ट, इट इज अ लेंथी कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेंट्रेशन का लेवल बहुत हाई चाहिए कि आपका फॉर्मेट हमेशा पूरे दिमाग में छपा होना चाहिए, तभी बच सकते हो कैश फ्लो में, अदरवाइज नहीं बच सकते। तो हर एक चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो इसकी ये कि आपका फॉर्मेट ना, मतलब आंख बंद करो तो फॉर्मेट सामने आना चाहिए, जब आप कैश फ्लो कर रहे हो तो बच जाओगे। और अगर आंख बंद करके फॉर्मेट सामने नहीं आ रहा ना पूरा, तो अभी आप रेडी नहीं हो कैश फ्लो करने के लिए। तो आपको हर क्वेश्चन देख के तो समझ आएगा, आप एक भी क्वेश्चन अपने आप नहीं कर पाएंगे, एक भी क्वेश्चन कैश फ्लो का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अपने आप, अगर फॉर्मेट छपा नहीं हुआ तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके अटकेंगे, या फिर जो 5 मिनट का क्वेश्चन है वो 20 मिनट में कर रहे होंगे। चलो, अकाउंट रिसीवेबल दिखा दिए, स्टॉक दिखा दिया, कैश एट बैंक दिखाना ही नहीं है, अकाउंट पेबल दिखा दिया, ये दिखा दिया, 4 चीजें दिखा दी हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ आता नहीं, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आती नहीं, प्लांट एंड मशीनरी आता नहीं, डन है जी। तो ये सारी जुगत के बाद क्या आया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इससे पहले क्या निकाला था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं? लेस टैक्स पेड, नेट ऑफ रिफंड लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रिफंड यहाँ पे है ही नहीं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है। तो डायरेक्ट किसी ने पूछा था कि अगर नहीं है तो हम डायरेक्टली लिख सकते, क्योंकि पहले तो ना कि पहले टैक्स पेड होता है फिर आता है
ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। मैं कह रहा हूँ अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, अब सीधा टैक्स पेड सर, जो करंट ईयर का है वो तो एड बैक कर देते हैं, प्रीवियस ईयर का पे हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? पेमेंट ऑफ टैक्स में प्रीवियस ईयर का पे हो जाएगा। यस और नो? जल्दी बोलो। क्या नो आइडिया वाला नो था ये तो? हाँ, नो आइडिया है ना ये तो। रोमित, क्या होगा फिर? 4000, 3000, तो 3000 ऐड भी वही होगा और माइनस भी वही होगा। यस और नो? होना तो वही चीज। तो फिर हमने ये क्यों बनाया? हमने अकाउंट ही क्यों बनाया था? इस अकाउंट का पर्पस ही सिर्फ और सिर्फ एक अमाउंट निकालना था, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, which is 5000, which is 5000 paid out। क्या मैं प्रोविजन फॉर टैक्स के अलग से एडजस्टमेंट्स करा चुका हूं आपको? एवरी पॉसिबल केस? was this case out of them? Was this case out of them? The cases which I have done, was this case out of the cases which we have done? It was not a part of the cases which we have already done. So no sir, क्या? Have we done this earlier? Is this something new? Cash from operating activities 134। मैं कह रहा हूँ आंसर मैच ना करना वो बिल्कुल कोई वो जस्टिफाइड है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप गलती हो सकती है। प्रोविजन फॉर टैक्स की ट्रीटमेंट समझना आना, इट इज एन इश्यू, क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट है, वो तो कॉन्सेप्ट हो चुका है। एसेट अकाउंट ना बना पाना, दैट इज एन इश्यू, क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट है। तो अगर कॉन्सेप्ट का एरर हो रहा है तो पहली बात तो अच्छी बात है कि आपको पता चल रहा है कि हाँ ये मेरे वीक एरियाज हैं। बट अगर एरर हो रहा है तो पीछे भी प्रॉब्लम है, जिसके बेसिस पे आपने इतनी सारी चीजें करी हैं, तो प्रॉब्लम वहां भी है। सिर्फ इस क्वेश्चन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, इस क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि आपके कौन से वीक एरियाज हैं जो आपको पूरे रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है प्रोविजन फॉर टैक्स के तो 5 केसेस हैं, एक ही थोड़ी ना है। तो यहां से तो सिर्फ वही समझ आएगा ना, तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स पूरा रिवाइज करना है। एसेट अकाउंट अगर आपको लैंग्वेज रीड करके ही समझ नहीं आया कि इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि उनके पास ज्यादा नहीं है, उनके पास ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो डेप्रिसिएशन उनकी फेवरेट है, तो डेप्रिसिएशन आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि वो 100% आएगा, 99.99 नहीं, 100% आएगा। तो जो चीज 100% आनी है और जिसका वर्किंग नोट भी बनना है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। नहीं है तो कैसे होगा सर? 10-20 क्वेश्चन दे दो उसके, हो जाएगा 2 घंटे के अंदर अंदर हो गया। इतना टाइम ही लगेगा कोई वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करने में, 1 से 2 घंटे। लेकिन एक भी वीक एरिया हुआ तो वो क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं होने देगा आपके। बी केयरफुल।